सभी लोग जानते हैं कि हम हर लाइफ में किसी ना किसी ऐसी शख्सियत को आपके सामने लेके आते हैं जो कि आपके स्वास्थ्य को यानी कि आपकी हेल्थ को जो है सही तरीके से बना के रखती है। लेकिन आज का जो विषय है वो बहुत ही अलग विषय है, क्योंकि हम अपने पूरे शरीर का ध्यान देते हैं। हम अपने बुखार का, या हमें थायराइड है, या हमें कोई भी बीमारी है, हम उन सभी पर जो है बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये बात जानने की कोशिश की है कि आपकी मेंटल हेल्थ भी आपके लिए सामने लेके आए हैं? वो है डॉक्टर भारद्वाज, जो कि जो काउंसलर है और डॉक्टर है, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को कैसे आप सही रख सकते हैं, कैसे उस बारे में आपको बताएगी। सबसे पहले मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि इंसान को कब पता लगेगा कि उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो वीक हो रही है? नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं करनाल प्लस का थैंक्स करूँगी। इट्स अ वंडरफुल प्लेट पर अलग अलग डॉक्टर्स को बुलाया जाता है और सबकी हेल्थ के लिए जो एक प्रयास है, दिस इज़ वेरी गुड। हाँ, ये जो आपने क्वेश्चन पुट किया है कि कब पता चले कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है और कब कांटेक्ट करना चाहिए, आप देखोगे कि हमारी जब रोज़मर्रा की जो एक तरह जब वो डिस्ट्रैक्ट होने लगती है, यानी कि आपकी कंसंट्रेशन नहीं है, किसी काम में आपका मन नहीं लग रहा, खाना बनाने का मन नहीं लग रहा और आपको छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन हो रहा है, गुस्सा बहुत आ रहा है, बच्चों से अननेसेसरी आप बहस कर रहे हो, तो जैसे होता है किसी बात में मन नहीं लग रहा, किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा, कहीं बाहर जाने का मन नहीं कर रहा, घूमने का मन नहीं कर रहा, है ना। और क्या होता है कि तुम्हारी एक कंसंट्रेशन किसी बात में बन ही नहीं पाती, फोकस ही नहीं कर पाते, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। घर में अगर न्यूज़पेपर आ रहा है, अगर टीवी चल रहा है, तो आपको ऑल ऑफ सडन लगेगा कि मुझे नहीं टीवी देखना, आपको अकेले रहना अच्छा लगेगा। और कई बार तो होता है कि ऐसी बात बात पे रोना आता रहेगा। तो जो रूटीन की बातें हैं ना, वो जब लगता है कि ये कुछ हटके हो रहा है, तो हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, तब इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो स्टेप है ना, तो वो स्टेप आपको बीमारियों की ओर लेके जा सकते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप सुन ही रहे होंगे कि बॉडी की हेल्थ तो हमारी ज़रूरी है, लेकिन हमारी मेंटल हेल्थ भी जो है वो बिल्कुल हेल्दी रहनी चाहिए, वो भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो, जैसे घर में बच्चा है वो चिड़चिड़ा रहता है या ज़िद्दी बहुत ज़्यादा है, या फिर क्या कहते हैं आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, या फिर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, या आपको कोई सरप्राइज़ दे रहा है लेकिन आप सरप्राइज़ नहीं होते हो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपको बताती हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। अगर आपके घर में भी ऐसा कोई है, या फिर आपको कभी ऐसा महसूस होता है आप अकेले बैठ के रोना चाहते हैं, ऐसी कोई आपको प्रॉब्लम्स होती है, तो आप जो है लाइव सेशन में अभी जो है हमसे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। आपकी जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर जो है हमारी मैम आपको देंगी। अब मैम जैसे कि यहाँ पे हमारे संदीप यादव जी और सूरज जी हैं, उनका मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। वो आए हैं, वो पूछ रहे कि मैम उनके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो इसका क्या कारण है? सर में दर्द होने का कारण ये होता है कि हो सकता है ये छोटी छोटी बातों में बहुत स्ट्रेस लेते हो। मतलब जैसे होता है ना, हमारी जब भी हम स्ट्रेस में हो जाते हैं तो सर्कुलेशन अफेक्ट करता है। तो सर्कुलेशन जब अफेक्ट करता है, मतलब ब्रेन को जब जो ब्लड है वो पूरी तरह से नहीं पहुंचता, तो सर में दर्द हो सकता है। ये तो एक मेंटल जो इशू हो सकता है। दूसरा ये कि हो सकता है इनका खान पान ठीक ना हो, और ये नींद जो है प्रॉपर ना इनको आती हो, और एसिड की प्रॉब्लम रहती हो सकता है इनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो। तो फिजिकल और मेंटल दोनों में से इनको ये देखना पड़ेगा इनको कौन सी प्रॉब्लम है। हो सकता है ये सेंसिटिव बहुत हैं, छोटी छोटी बातों को बहुत महसूस करते हैं, जैसे कहते हैं ना, छोटी बात को मन पे ले लेना। जब हम दिल पे ले लेते हैं उसके बारे में ओवर थिंकिंग जो होती है, तो वो होता है। कई बार हमारी एक्सपेक्टेशन होती हैं, हम ये करना चाहते हैं, या हमारा जो इच्छा होती है फुलफिल नहीं होती, तब सर में दर्द हो सकता है। हो सकता है इनकी आईसाइट की प्रॉब्लम हो, है ना। तो ये एक ओवरऑल इशू है। ब्लड प्रेशर इनको चेक करना चाहिए, हो सकता है इनका बीपी हाई हो। ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अब रीज़न क्या है वो ये सोचें और बताएं। यहाँ पे रूजी, अंजलि और अतुल जी हैं, वो भी हमारे चैनल पे आए हैं, उनका भी मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। हमारी यहाँ पे रुचि जी है, उनका कहना है कि उनको नींद में प्रॉब्लम है, नींद आने में उनको समस्या है, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? नींद की समस्या तो बहुत है। नींद की समस्या के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, जो नींद होती है ना, हमारे ब्रेन में एक पीनियल ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड का जो सेक्रेशन है वो मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है ना।
तो उसका जो सिक्रीशन होता है वो हमारे स्लीप के वेकअप साइकिल को कंट्रोल करता है। तो नींद ना आना उसके कारण को देखने के लिए वही सबसे पहले तो हमें अपनी ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एक टाइम नींद के लिए एक हमारा टाइम होता है सोने का, है ना। तो अगर देर रात तक हम जाग रहे हैं, है ना, तो नींद का एक टाइम होता है कि 10 बजे 9 और 10 के बीच में 10:30 आपको सो जाना चाहिए, हद 11। मतलब एक टाइम फिक्स होना चाहिए, ये नहीं कभी किसी टाइम सो रहे हो कभी किसी टाइम सो रहे हो। और एक सोने से कुछ टाइम पहले, जैसे मोबाइल का सबको बहुत शौक है ना, तो वो मोबाइल देखते हुए जब वो सोने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि एक तो मोबाइल से भी जो वाइब्रेशन आती हैं और एक जो ओवर थिंकिंग हो जाती है, क्योंकि किसी का मैसेज तुम पढ़ रहे हो, किसी को मैसेज तुम दे रहे हो, या कोई वीडियो आप देख रहे हो, तो वो सबका इफेक्ट जो हम देखते हैं सुनते हैं वो कहाँ जा रहा है, वो हमारा सबकॉन्शियस में जा रहा है ना। तो सोने के लिए हमें क्या अपने कॉन्शियस जो लेवल है उसको हटा के सबकॉन्शियस में हम एक अच्छी जो एक हमारी स्टेज होती है, हमारी अल्फ़ा स्टेज जो होती है वो हमारी बनती है कि नहीं। फिर धीरे धीरे हमारी जो थीटा स्टेज है, तो नींद के जो साइकिल है उसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दूसरा मैं कहूँगी खाना, आजकल मैं देखती हूँ कि जो ईटिंग हैबिट्स है, खाना जो है अगर आप मतलब 10 बजे ही खाना खा रहे हो या 11 बजे खाना खा रहे हो, तो वो पीरियड खाने का होता ही नहीं है। खाना जो है आपको मतलब 8 और 8:30 के बीच में खा लेना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर आप मतलब जैसे होता है ना लेट खाना आप खाते हो तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि खाना खा के जब आप सो जाते हो तो उस पीरियड में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होती, तो उस पीरियड में क्या होता है कि खाना जो है ठीक से पचता नहीं है, तो वो एसिड बन जाता है, वो नींद को होने नहीं देता। और कमरे में अंधेरा होना ज़रूरी है ना, और रिलैक्स होके मेडिटेशन करके ये सब करके इनको फ़ायदा होगा। मैम यहाँ पे अंजलि जी हैं, वो कह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है कि आपने मेंटल हेल्थ के बारे में सोचा। मेंटल हेल्थ आपको पता है कि पहले हेल्थ की डेफिनेशन क्या थी कि फिज़िकली अगर आपको बुखार हो गया या आपको वायरस हो गया या आपको कुछ इस तरह की फिज़िकली, उसी को हेल्थ माना जाता था। लेकिन WHO ने अब क्या किया है कि हेल्थ की डेफिनेशन में हमारी फिज़िकल, हमारी मेंटल, हमारा सोशल और हमारा स्पिरिचुअल, ये चारों एस्पेक्ट्स का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। और मेंटल हेल्थ का हमें ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, ये हमारा असेंशियल पार्ट है। क्योंकि आजकल जो बीमारियां हैं वो 90% जो डिजीज़ है ना वो साइकोसोमेटिक हैं। साइकोसोमेटिक जो होती हैं, जैसे भी आपका जो मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है तभी आपकी फ़िज़िकल एलिमेंट आती है। जैसे जब भी आप मेंटली अपसेट होते हैं, जैसे मैं कहती हूँ कि अगर स्ट्रेस ही हो गया, सपोज़ आपको स्ट्रेस हुआ, तो स्ट्रेस में क्या होता है कि एक फाइट वाला जो होता है ना, एक बॉडी में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो एक्टिव हो जाता है, हार्मोन सेक्रीट हुए जो हमारे लिए बैड हार्मोन्स हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि उसका जो अफेक्ट होता है, हमें गुस्सा आ गया, इरिटेशन आ गई, एंग्जाइटी हो गई, ये सारी चीज़ें आ गई। और जो थर्ड स्टेज आती है ना, वो बीमारी की ही स्टेज होती है। उसमें क्या होता है कि अगर वही चीज़ आप बार बार करते जा रहे हो तो आपके माइंड पे अफेक्ट होता है, तो आप बीमारियों में फंस जाते हो। पहले आपने सुना था कि किसी को डायबिटीज़ होती हो, आजकल कितनी कॉमन हो गई है। हार्ट की डिजीज़ कितनी कॉमन हो गई है, छोटे छोटे बच्चों को आजकल हार्ट की प्रॉब्लम होने लग गई है ना। कैंसर आपने कितना वो सुना है। ये ऑटोनोमिक जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं वो बहुत फैलती जा रही हैं, इवन कि आर्थराइटिस। तो इसलिए मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमें अपने आप को मेंटली फिट रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम अपने आप को फिज़िकली भी हेल्दी रख सकते हैं। और यहाँ पे अतुल जी का क्वेश्चन है कि डर का सामना कैसे करें। उनको जो है हर टाइम उनको डर लगा रहता है कि क्या हो जाएगा, क्या होने वाला है, मतलब आने वाले टाइम के बारे में वो हमेशा डरे हुए रहते हैं, तो वो उस चीज़ को आप कैसे ठीक करेंगे। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डर जो होते हैं ये कभी भी ट्रू नहीं होते, सही नहीं होते। ये आपके एक डर एक वहम होता है। ये डर में क्या होता है, देखो दो चीज़ें होती हैं। एक तो एक्चुअल में जो डरने वाली बात होती है जिसे हम डेंजर कहते हैं, वो क्या होता है कि आप जैसे
ऊपर पहाड़ से नीचे कूदना या आग को हाथ लगाना या किसी मतलब वाइल्ड एनिमल के सामने जो एक रियल जो है कोई आपको कोई अटैक कर रहा है, तो वो एक डेंजर वाली बात होगी ना। ये जो डर, ये तो हमारी अपनी क्रिएशन है। और जब हम अपने आप को ये बात समझाते हैं कि ये मेरा जो डर है मेरी हेल्थ पे क्या अफेक्ट करेगा, इसमें हम सीबीटी करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दी जाती है, जिसमें पहले तो डर को बताया जाता है ना। जैसे कईयों को जैसे ऐसी डर लगता है, बच्चों को जैसे एग्ज़ाम का डर लगता है, जैसे इन्होंने बोला कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। एक थॉट है जो बार बार आ रही है और आपको डरा रही है। आप उस थॉट को, जैसे कोई थॉट आती है, वो थॉट को जब हम अपनी फीलिंग में लेके आते हैं ना, तब हमारी जो इमोशंस हैं, हमारे जो हार्मोन्स हैं, वो अफेक्ट करते हैं। फिर धीरे धीरे वो हमारा एक एटीट्यूड बन जाता है, हमारी आदत ही बन जाती है, स्टेट ऑफ माइंड बन जाता है, जो एक डेंजर बन जाता है। ये तो ये हो गया कि मैं, जैसे होता है ना, जानबूझ के आग में हाथ डाल रहा हूँ, कि मुझे अपने आप से जो सेल्फ टॉक करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप से सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें डर से बहुत मतलब आपको हटा देंगी डर से, लेकिन इसमें बहुत मेहनत है, क्योंकि ये जो बार बार जो थॉट आनी है ना, इतना आसान नहीं होता इसको ओवरकम करना। इसमें आपको अपने आप के साथ जितना आप, जैसे एक सेल्फ टॉक के साथ, आपने तो ये सोचो कि क्या आपको वाकई ही इस चीज़ को ओवरकम करना है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है कि इससे मेरी हेल्थ इशू हो सकता है, या मैं किसी साइकोसोमेटिक डिजीज़ के अंडर आ सकता हूँ। तो इन चीज़ों को जैसे ही मैं समझना शुरू करता हूँ, तो वैसे वैसे मैं अपने आप को, जब मैं सेल्फ लव करता हूँ, है ना, जैसे डर वाले पर्सन को आप पूछोगे ना, आप अपने आप को प्यार करते हैं, तो ये इनको लगता है कि मैं तो अपने आप को प्यार ही नहीं करता। एक स्केल होता है हमारा 0 to 10, तो आपका लेवल क्या है ना। ये एक खुद से खुद बात करके हम अपने आप को एक विल पावर के साथ, अगर आप जो है नींद के बारे में या डर या चिंता के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो आप जो है मैम की करनाल प्लस के जो चैनल है यूट्यूब पर, उसमें वीडियो बनाई हुई है। आप चाहें तो वो वीडियो देखकर जो है आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका आप सल्यूशन जान सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे हमारे सामने अगर बीपी चेक करने की मशीन पड़ी है, तो हमको उसी समय लगना शुरू हो जाता है कि हमारा बीपी जो है वो लो हो गया है। तो ये सब छोटी छोटी बातें जो कि हमारी मेंटल हेल्थ का कारण है। कई बार बच्चे आग को देखते हैं तो मैम उनका मन करता है कि हम आग को छू लें, या फिर मम्मी कुछ चीज़ ले रही है तो उनको वही चीज़ लेनी होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आप सभी को अपने घर पर ध्यान देना चाहिए, और अपनी मेंटल हेल्थ को जो है आपने बिल्कुल सही रखना चाहिए। अब मैम जैसे यहाँ पे हमारे रामलाल जी हैं, वो कह रहे हैं कि उनको हर समय घबराहट रहती है, और उनको जो है 2 घंटे बाद गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है, इतना घबराते हैं वो। तो उनको इसके लिए क्या करना चाहिए? उनको एंग्जाइटी की फीलिंग होती है, घबराहट की फीलिंग होती है। और एंग्जाइटी जो होती है उसमें क्या होता है कि स्ट्रेस आता है। पहले तो स्ट्रेस आता है, ये स्ट्रेस का ही रिएक्शन होता है। जब जैसे आपने देखा होगा प्रेशर कुकर है, उसमें हम खाना पकाते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है कि विसल होती है, सीटी होती है, वो बजती है। कब बजती है? जब वो गैस चल रही है, पानी उबल रहा है, विसल हो गई, है ना। तो ऐसे ही हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में क्या है कि विसल नहीं लगी हुई। तो विसल क्या है? ये एंग्जाइटी ही है, तो ये डर ही है। तो उसमें क्या है कि हमें अपने आप को उस तरह का, ये जो स्ट्रेस में हम दबते हैं ना, तो जो विसल हमारी, जिसको हम कहते हैं ना स्ट्रेस को निकालना, उसको निकालने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है अपने आप को रिलैक्स करना। आप जितना अपने आप को रिलैक्स करोगे, क्योंकि जब एंजाइटी होती है, हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिव हो जाता है। तो हमें अगर इसकी इनर स्ट्रेंथ हमारी क्या है? इनर स्ट्रेंथ है हमारी, जैसे कि हम मेडिटेशन के लिए कहते हैं, योगा के लिए कहते हैं, डीप ब्रेथ के लिए बोलते हैं। तो वो हमारी इनर स्ट्रेंथ है। इन चीज़ों को बढ़ाना पड़ेगा। इन चीज़ों को, जैसे आप मेडिटेशन सीखो, मेडिटेशन करो, ये योगा प्राणायाम ये करो, तो उससे बहुत ही अच्छे तरीके से हम ये एंग्जाइटी को ओवरकम कर सकते हैं। और बहुत से लोग ऐसा करके ठीक हुए हैं, हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैम यहाँ पे AH हेल्थ केयर है के नाम से है, वो कह रहे हैं कि मेरा रोने का बहुत मन करता है, मेरी एज
46 साल है, मुझे नींद आती है, घबराहट होती है, क्या करूं? ये मेल है या फीमेल है? मेल। ओके। ऐसा है, लेडीज़ में तो मीनोपॉज होता है, हम जानते हैं कि पीरियड्स का जब मतलब 45 के बाद या ऐसे। इनकी एज कितनी बोली है? 46। ओके। तो कई बार क्या होता है, ये हार्मोन्स की वजह से भी होता है, मेल में भी ये वाला फेज आता है ना। तो ये जो रोने का मन करना, ये मे बी डिप्रेशन के उसमें ये जा रहे हैं, तो उसमें ये सोचने की ज़रूरत है कौन सी ऐसी बात है जो इनको डिस्टर्ब कर रही है, कौन सी ऐसी परिस्थिति है जो ये डिस्टर्ब हो रहे हैं। कई बार क्या होता है, हमारी लाइफ में जब भी कोई ऑड परिस्थिति आती है, हम उसका सामना नहीं कर पाते हैं, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, है ना। जब कोई चीज़ सामने आई गई, अगर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर हम अपने आप को रिलैक्स नहीं करेंगे, तो हम उस पर एक्ट कैसे करेंगे, है ना। क्योंकि ये हमारी लाइफ में जो भी हो रहा होता है, जैसा भी हो रहा होता है, वो एक हमारा अपना ही अकाउंट होता है। तो हम अपने अकाउंट के साथ मतलब उसको एक्सेप्ट करके जब एक रिलैक्स और जैसे होता है ना, हम अपने आप को अच्छे उसमें लेके जाते हैं रिलैक्सेशन फेज में, तो हमें इसके हल मिल जाते हैं। तो हम वही मेडिटेशन करें, रिलैक्स करें, अपने आप को सेल्फ लव। कई बार क्या होता है कि हम बहुत से कारण होते हैं, इनके कारण तो ये CBT के बाद ही पता चलेगा कि क्या रीज़न है। मैम यहाँ पे मांगी लाल जी है, वो कह रहे कि उनका नाती है, वो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा रहता है, तो उनको क्या करना चाहिए? उसकी एज कितनी है? एज तो बताई नहीं। मैं यहाँ पे मांगी लाल से बोलना चाहूँगी कि वो जो है एक बार हमें एज लिखकर ज़रूर बता दे कि उनको उनके जो है नाती की एज क्या है, और वो चिड़चिड़ा किस समय होता है, ऐसी कौन सी बात है जो उसको बार बार चिड़चिड़ा करती है। कई बार मैम ऐसा होता है कि ये मान लीजिए एक बॉल है और ये बॉल घूम रही है, तो बच्चा इसको देखता ही रहता है, उसको देखता ही रहेगा और बार बार घुमाता रहेगा, तो उस केस में ऐसा क्यों करते हैं बच्चे? देखो ऐसा है, जो बच्चे होते हैं ना, नॉर्मल पेरेंट्स की क्या प्रॉब्लम होती है, वो उनको ना ये सोचते हैं कि ये बच्चा है, इसको समझ नहीं है, इसका वो फीलिंग नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि हर जो होती है ना, मतलब बॉडी के अंदर एक सोली तो आती है ना, उसके अंदर भी वो सब कुछ भरा होता है। बच्चे को भी आप बच्चा मत सोचें कि उसके अंदर बहुत सी फीलिंग, बहुत सी बातें भरी होती है। उसको अगर आप मतलब एक एंगल से सोचते हैं, इसको नहीं पता, इसका ऐसे नहीं पता, नहीं ऐसा नहीं होता। उसकी भी फीलिंग होती है, उसकी भी फीलिंग हर्ट होती है, उसकी भी इच्छाएं होती है। बच्चों के साथ जितना आप एक लविंग वाला रिलेशन, अगर बच्चों को ज़्यादा डांटोगे, टोकोगे, तो वो ये वाली वो चिड़चिड़ापन आता है। वही बात होगी ना, बच्चे की भी कोई इच्छा है या बच्चे को भी कोई है, जब तक वो बात को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा, जब एक हारमोनी वाला पेरेंट्स के साथ बच्चे का एक हारमोनी वाला सिस्टम नहीं है कि एक चीज़ वो नहीं करना चाहता। जैसे मैंने देखा कि स्कूल में पेरेंट्स को होता है हमारा बच्चा ज़रूर जाए, है ना, बच्चा मना कर रहा है, लेकिन कारण को जाने कि बच्चा ऐसा क्यों कह रहा है। हर चीज़ में हमें उसको एक बच्चे में क्यूरियोसिटी होती है, हो सकता है बहुत सवाल बच्चा पुट करता है, हम उसके सवालों को दबा देते हैं। तो बच्चों को भी एक बड़े जैसा ही अगर आप एक उस तरह का आप हैंडल करोगे ना, तो वो बहुत अच्छे से मतलब एक अच्छा रिश्ता आपके साथ बन सकता है। चिड़चिड़ापन का कारण जानिए, कोई ना कोई ऐसी बात हो रही है पेरेंट्स की ओर से, या कोई में भी परिस्थिति है, बच्चों के साथ उसकी लड़ाई है, या एक बच्चा कोई उसको तंग कर रहा है, या उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। मैम जैसे आजकल के बच्चे हैं, पहले तो अगर बच्चों को फ़ोन दे देते थे वो सिर्फ देखते थे जो हम दिखा रहे हैं, पर आजकल के बच्चे जब फ़ोन को खोलेंगे, कवर को खोलेंगे, उसके बाद देखेंगे फ़ोन में क्या है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आजकल पैदा होते ही इंजीनियर पैदा हो रहे हैं तो क्या होता है कि बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है। अब तो पहले तो पेरेंट्स के ऊपर, अब अगर फ़ोन की बात आती है तो पेरेंट्स के ऊपर बात आती है, तो हम लोग कितना इस चीज़ को पीछे हटते हैं। हम खुद भी तो यही कर रहे हैं ना, बच्चा जो देखेगा वो करेगा। मैम कई लोगों की आदत है वो फ़ोन को हमेशा तकिए के पास रख के सोते हैं, या फिर जो उनको चेस्ट पर रख के सोते हैं। उनको ऐसा मतलब किस लिए, मतलब
ऐसा उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ़ोन से भी जो वाइब्रेशन सेक्रीट होती हैं, जो निकलती हैं वाइब्रेशन, वो आप पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो आपकी हेल्थ के ऊपर एक बैड इफेक्ट डालती हैं। तो फ़ोन को साइड में रख देना, फ़ोन पास होगा तो उसके जो मैसेजेस हैं, उसकी बातें हैं, वो भी आपके साथ रहेगी, तो आप सोओगे कैसे? सोने का मतलब ये अपनी बॉडी को रिलैक्स कर रहे हो, अपने आप को रिलैक्स कर रहे हो, तो फ़ोन के साथ तो वो मैम ये संजय जी हैं, ये बोल रहे हैं कि वो एक जीपीज 20.25 ले रहे हैं, कोई दवाई ले रहे हैं, और उसको कैसे छोड़ूं? हाँ जीपी ले रहे हैं, उसको वो कैसे, एंटीबायोटिक है। हाँ उसको वो कैसे छोड़े? नहीं, अगर जीफी की मेडिसिन का नाम बताओ क्या जेपी। अच्छा और ये एक ये तो नेक्स्ट पे और नीचे वाली भी। हाँ, ओके। ऐसा है, ये मेडिसिन डॉक्टर ने आपको अगर रिकमेंड की है तो उसके पीछे रीज़न होगा, है ना? तो कभी भी मेडिसिन को एकदम से नहीं छोड़ना चाहिए। मेडिसिन को हम धीरे धीरे छोड़ा जाता है, क्योंकि ये मेडिसिन क्या होती है कि आपको एक हैबिट हो जाती है, माइंड में एक साइकोलॉजी बन जाती है, ये गोली खाऊंगा तभी रिलैक्स होऊंगा, तभी मुझे ठीक होगा। इसमें क्या है, आपकी अगर इनर स्ट्रेंथ इसको वाकई छोड़ना चाहती है, उसमें आपको अपनी विल पावर को बढ़ाना पड़ेगा, और जो डॉक्टर ने आपको ये मेडिसिन लिख के दी है उनके भी टच में रहना पड़ेगा। ये नहीं अपने आप मेडिसिन छोड़ दो, कई बार दवाइयों का फिर साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तो इसको धीरे धीरे डोज कम करके, एक दिन स्किप करके, है ना, तो अपनी विल पावर के साथ मेडिटेशन और ये डीप ब्रेथ के साथ वो सब करके आपको फ़ायदा। मैं यहाँ पे हमारे व्यूअर्स हैं हरप्रीत कौर, उनको बोलना चाहूँगी कि मैम जो है डॉक्टर रेणुवंदना भारद्वाज, ये हेल्थ जो है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो है आप इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपके घर में कोई चिंता या डिप्रेशन का मरीज है या उसकी मेंटल हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं है, तो आप उसके बारे में जो है इनसे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। मैम यहाँ पे आसिफ जी हैं, वो कह रहे हैं कि उनको टेंशन से मेंटल हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो बताइए। टेंशन से तो इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि टेंशन जब हम करते हैं, टेंशन हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो इच्छाएं होती हैं, जो हम करना चाहते हैं, वो जब नहीं होता, हमारे अकॉर्डिंगली कुछ नहीं होता, तो हम टेंस हो जाते हैं। पहले तो हमें अपने आप से ये पूछना चाहिए कि ये टेंशन करने से क्या मुझे कुछ हासिल होने वाला है? कुछ नहीं हासिल होगा। तो मुझे बेनिफिट इसका क्या होने वाला? कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। तो उल्टा क्या होगा? मेरे ऊपर साइड इफ़ेक्ट होगा, है ना? तो ये जो स्ट्रेस होता है ना, वैसे स्ट्रेस दो तरह का मैं आपको बताती हूँ। एक तो होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव कौन सा होता है? पहले हम पॉजिटिव की बात करते हैं। पॉजिटिव ये होता है कि जैसे गेम्स हो रही हैं, है ना, तो रेस लग रही है, तो आप जो बूस्टअप करते हो, वो जो बूस्टअप करना भी एक जो दौड़ने वाला है उसको, उसका जो उसके ऊपर अफेक्ट आता है ना, मतलब आपको बूस्टअप कर रहे हैं, तो वो भी एक आपको जैसे आपके हार्मोन्स को एक्टिवेट करके, तो वो और तेज़ से दौड़ता है। वो पॉजिटिव स्ट्रेस हो गया, जो आप पॉजिटिव उसमें ले रहे हैं। आप अपने बच्चे को मोटिवेट कर रहे हो, बच्चा पढ़ रहा है, तो हाँ तू तो बहुत अच्छा है, तुझे तो सब आता है, तू तो बहुत अच्छे से कर रहेगा। ये पॉजिटिव ज़रूरी है। ये पॉजिटिव आपको आगे बढ़ाने के लिए। एक होता है नेगेटिव, आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, भाई भैया पूरा साल तो तूने कुछ किया नहीं है, अब तू बैठ गया है, अभी क्या होने वाला है वो तो हमें कह रहे, पता ही है क्या होने वाला है, जो मर्जी कर ले, नंबर तो तेरे वही आने हैं। ये क्या होता है? ये नेगेटिव हम कर रहे हैं, है ना। कोई दौड़ रहा है या कोई कुछ कर रहा है, तो ये नहीं कुछ करेगा, ये नहीं कुछ ऐसा करेगा, मतलब ये जो होता है नेगेटिव। तो हमें मतलब पॉजिटिव अपने आप को वो करके जब हम चलते हैं ना, तो उससे हमें काफ़ी बेनिफिट होता है। कई बार ऐसा होता है कि मैम घर में दो बच्चे हैं और दोनों ही सेम एज के हैं, या फिर लगा लो थोड़ा सा ही फ़र्क है उनके बीच में, तो उनके बीच में जो है बहुत ही ज़्यादा 19-20 किया जाता है कि वो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा बुरा है। तो उस बारे में आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे? वो एक पीयर प्रेशर होता है, और पीयर प्रेशर से आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ पे बहुत ही गलत इफेक्ट होता है ना। तो ये बहुत कॉमन है। नॉर्मली क्या होता है कि हम बच्चे को कंपेयर करते रहते हैं। देखो, हम ये नहीं सोचते हैं, हर बच्चे की अपनी पर्सनैलिटी है ना। अगर हम ये कॉन्सेप्ट समझ लें कि पेरेंट्स से हमें बॉडी मिलती है, लेकिन जो हम हैं बीइंग सोल, हम तो बाहर से आए ना, तो वो सोल के अंदर तो ऑलरेडी मतलब वो बहुत कुछ भरा होता है।
वो कैसे भरा होता है? क्योंकि कहीं वो सोल आउट हुई, यानी कि डेथ हुई, कहीं उसका बर्थ हुआ, तो उसके सबकॉन्शियस में, उसके अनकॉन्शियस में जो ये सब भरा होता है, तो वो एक न्यू पर्सन आपके पास आया है। तो जब जब क्या होता है, बच्चों को ये लगता है कि ये मेरा बच्चा है, तो ये मेरा ही बॉडी का पार्ट हो गया यहाँ पे, तो वो अपनी बहुत सी बातें थोपने लग जाता है। अब जैसे कई डॉक्टर हैं, तो अगर पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो पेरेंट्स को लगता है बच्चा भी डॉक्टर बने, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अलग अलग आपके पास दो सोल्स आई हैं, दो बॉडीज़ के अंदर दो सोल आई हैं, वो आपका एक अपना अकाउंट है ना। तो उस वे से जब वो आप उसको भी अलग से देखो, हर बच्चा यूनिक होता है सबसे। तो ये बिल्कुल भी पीयर प्रेशर नहीं होना चाहिए। एक हर बच्चे में क्वालिटी होती है, हमें वो क्वालिटीज़ को ढूंढना है, हमें उस बच्चे को उस लेवल पे जाके उसको अप्रिशिएट करना है। अपने बच्चों को अप्रिशिएट करो, क्योंकि अप्रिशिएशन से वो आगे बढ़ेंगे, कंपैरिजन से वो पीछे हटेंगे। अब चॉइस हम सब पेरेंट्स की है कि हमें बच्चों को क्या देना है। मैम यहाँ पे कल्पना जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि उनका जो मूड है वो अपने आप स्विंग होता रहता है और उनको जो है घबराहट भी होती है, सडनली उनका रोने का मन करता है और उनकी जो एज है वो 18 साल की है। 18 ईयर, ओके। 18 ईयर में अगर ऐसा होता है, नो डाउट इनको इस तरह का होना कोई ना कोई परिस्थिति या कोई ना कोई डिप्रेशन की वजह से है, कुछ ऐसी बात है जो इनको नहीं करनी है या फोर्सफुली कर रहे हैं, या कुछ ऐसे सरकमस्टांसिस है, या कई बार बचपन में ही कुछ इस तरह का मतलब हैपनिंग होती है, या कि इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं जो बच्चे के अंदर भरी होती हैं, उस कारण ऐसा होता है। या कई बार ये होता है पढ़ाई में या स्कूल कॉलेज में, तो ये सीबीटी करके इनकी प्रॉब्लम का समाधान बहुत अच्छे से हो सकता है और ये इस चीज़ से ओवरकम इजीली कर पाएंगे। मैम जैसे घर पे हमारे सीनियर सिटीजन है, वो भी जो है कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल अकेले रहते हैं, घर से बाहर ही रहते हैं, घर पर नहीं आते, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, तो उनके साथ लोगों का बिहेवियर कैसा होना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा घुल मिल के रहें अपने बच्चों के साथ? ऐसा है, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो हम सबके पेरेंट्स एक तरह से, तो वो उनका एक स्टेज आती है जो कि अब वो बच्चे वाली स्टेज में जा रहे होते हैं, है ना। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें वो किस तरह से ग्रोन अप करते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कई बार क्या होता है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतना दब जाते हैं कि अपने लिए टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, या अपनी हॉबी के बारे में, जैसे होता है ना, अपने आप को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट करके तुम एक काम करते जाते हो। तो जब उनको लगता है कि सब काम हो जाते हैं, बच्चे सेटल हो गए, रिटायर भी हो गए, तब उन्हें लगता है कि अब मतलब कोई काम करने को नहीं होता, अब क्या करें, है ना। तब उन्हें लगता है कि अब हम उतने इम्पोर्टेंट ही नहीं रहे। तो उसमें सेल्फ लव का बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं ये मानती हूँ कि आफ्टर 50 ईयर्स आपकी गोल्डन ईयर एक तरह से शुरू होते हैं। ये वो पीरियड होता है जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई, है ना। जो वक्त आपने अपने साथ नहीं बताया, तो वो वक्त आपको मिला है, तो इसको तो इतने बढ़िया ढंग से स्पेंड करना चाहिए। और जो आपने नहीं किया, सारी अपनी हॉबीज़ को इकट्ठा करो, बचपन से लेके अब तक, मतलब वो ऐसा टाइम हो कि एक यादगार बन जाए। तो मैं बाकियों से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि सब उनको रिस्पेक्ट दें, प्यार दें, उनको उसी तरह से ट्रीट करें जैसे उन्होंने आपको अब तक ट्रीट किया था। यहाँ पे राजकुमार जी है, वो कह रहे कि ओवर थिंकिंग कैसे कम किया जाए? ओवर थिंकिंग तो इतनी कॉमन है, मुझे लगता है कि आई थिंक बहुत लोग ओवर थिंकिंग करते हैं। वो क्या होता है कि जब हम ओवर थिंकिंग में एक अपनी कहानियाँ बनाने लग जाते हैं, एक अपनी स्टोरी, अपना ही एपिसोड हमारा चलता रहता है। हमें वो अब क्या है कि हमें ये पता नहीं होता कि जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम करते हैं, उससे एक मतलब ऑरा क्रिएट होता है, एक वाइब्रेशन क्रिएट होती हैं। वो जो वाइब्रेशन है वो कहाँ जाती हैं, जिसके लिए आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उसको टच कर रहे हैं। तो आप एक नया एक सीरियल बना रहे होते हो, है ना। तो आपको वो सीरियल को कैसा मोड देना है, मेन तो ये है कि ओवर थिंकिंग को ओवरकम कैसे करना है। तो ये भी सीबीटी, जो हमारी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, उससे बहुत इजीली हम इसको ओवरकम कर पाते हैं।
तो आज के जो है लाइव सेशन में इतना ही। अगर आप और भी क्वेश्चन पुट करना चाह रहे हैं तो मैम जब अगली बार आएगी तो आप जो है उनसे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। आप जो है हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जो बेल आइकन है उस पर जो है आप क्लिक कीजिए, ताकि हमारी जो भी सबसे पहली नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ सके और आप उसी समय जो है तुरंत लाइव आ सके और आपकी जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं या मेंटल हेल्थ है या बॉडी हेल्थ है, कोई भी आपकी इश्यूज़ है, आप जो है इश्यूज़ को जो है बिल्कुल घर पर रहकर ही ठीक कर सकें। और अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे और भी सर्टिफाइड डॉक्टर हैं, आप उनकी वीडियोस देखिए, आपको अपनी बीमारियों का जो है ज़्यादा से ज़्यादा इलाज देखने को मिलेगा। और जिन व्यूवर्स के क्वेश्चन के आंसर मैं नहीं दे पाई उनसे मैं क्षमा मांगना चाहूँगी। तो मैम आप अपने व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे जो व्यूवर्स आपके साथ जुड़े हुए थे? सबसे पहले तो मैं उनका थैंक्स करूंगी कि उन्होंने अपने क्वेश्चन पुट किए, हमारे साथ जुड़े। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि मेंटल हेल्थ जो होती है ना, उसके लिए हमें रिलैक्स होने की बहुत ज़रूरत है। जितना हम रिलैक्स करेंगे, डीप ब्रेथ करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपने आप से प्यार करेंगे, अपने आप से प्यार करेंगे और ये सब चीज़ें करते हुए आप अपने आप को इजीली अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं। और खान पान वो भी आपका एक सात्विक, अगर आप खाना खाते हो और सबके लिए अच्छा सोचते हो, पॉजिटिव रहते हो, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अपने ऑरा का ध्यान रखिए, अपने आप का ध्यान रखिए, तो उससे आपको बहुत अच्छा इफेक्ट होगा, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत बढ़िया होगी। आज के लाइव सेशन में बस इतने। वीडियोस देखना चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब।